फिगर्स में क्या है कि कई सारे महापुरुषों के बारे में, कई धर्मों के बारे में, ठीक है ना, कि वहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है, ठीक है ना, जिससे हम अपने नैतिक आचरण में क्या कर सकें, सुधार कर सकें, ठीक है ना। और एक अच्छे सिविल सेवक के लिए किन किन नैतिक, ठीक है ना, जरूरतों की आवश्यकता होती है, नैतिक विचारों की आवश्यकता होती है, जिससे उनको प्रशासनिक कार्य में क्या मिल सके, मदद मिल सके, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारे चीज़ें हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, मोरल थिंकर्स से। कई सारे मोरल थिंकर्स हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। उनमें से कई धर्म संबंधित भी हैं और कई मतलब आपके हमने बताया हुआ है आपको डिओन्टोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल, इन्हीं दो सिद्धांतों पे पूरे बेस हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आपको इसको हम किस में रखते हैं, मानकीय नीति शास्त्र जो था, ठीक है ना, नॉर्मेटिव जिसको कहा जाता था, नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है ना। तो ये नॉर्मेटिव एथिक्स की शाखा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो फिलहाल में जानिए क्या जैन धर्म, जैन दर्शन विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में कैसे मदद कर सकता है, ठीक है ना। मतलब आप अगर सोशल वर्क ले लें या एनवायरमेंटल वर्क ले लें, ठीक है ना, तो हाउ टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ जैनिज्म, ठीक है ना। हम लोग कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजोल्यूट कर सकते हैं, ये किससे, जैन धर्म से, ठीक। कैसे हेल्प करता है वो जानते हैं। जैसे दिया हुआ है नैतिकता के प्रमुख स्रोतों में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। अपनी समाज अपनी सांस्कृतिक परंपराओं हेतु धर्म को जिम्मेदार मानता है। मतलब अगर किसी समाज विशेष में क्या है कि धार्मिक अनुष्ठान या धर्म को ज़्यादा श्रेय दिया जा रहा है, तो उसकी अपनी एक क्या होती है, संस्कृति होती है, ठीक है ना, उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उन्हीं के अनुरूप वो क्या होते हैं, चलते हैं। धर्म हमारे दो उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। एक कार्य की वैधता यानी वैलिडिटी ऑफ वर्क, ठीक है ना, या एक्शंस, वैलिडिटी ऑफ एक्शंस, कितना यह कार्य उचित है, ठीक है ना, दैट इज वैलिडिटी मतलब वैधता। और दूसरा क्या, कार्य की प्रवर्तनीयता, ठीक है ना, मतलब कार्य को एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना, ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रवर्तनीयता हो गई, ठीक है ना, क्लियर। वर्तमान में हमारी सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान जैन के सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है, जैन दर्शन, ठीक है ना। जैन दर्शन में उचित व्यवहार में 5 महाव्रतों के पालन को अनिवार्य मानता है। एक है अहिंसा, ठीक। दूसरा क्या है, सत्य यानी सत्य की अनुपस्थिति, असत्य की अनुपस्थिति, ठीक। तीसरा क्या, अस्तेय का मतलब क्या, चोरी न करना, ठीक है ना, क्लियर। चौथा है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब कामुक और आकस्मिक सुखों में संयम बरतना, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, अपरिग्रह, ठीक है ना। अपरिग्रह का मतलब क्या, मतलब दूसरा पर अधिकार न जमाना, किसी भी वस्तु पर अधिकार न जमाना, मतलब क्या, गैर अधिपत्य, ठीक है ना। गैर, जो चीज आपकी है वही रहेगी, आप दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरे पे अधिकार नहीं जमा सकते हैं, उस पर राइट्स आपके नहीं है, ठीक है ना। तो इन दर्शनों के कारण ही इसको हम लोग क्या मानते हैं, ठीक है ना। ये दर्शन कई मूल्यों से बने हैं, ठीक, यही मूल्य हैं और ये हमारे सामाजिक और पर्यावरणीय दर्शन को क्या कर रहे हैं, मतलब उनमें सुधार कर रहे हैं, ठीक। आगे आइए, गीता के अनुसार स्वधर्म को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना, स्वधर्म, ठीक है ना। जैसे गीता अगर देखा जाए तो पूरा डिलिजेंस पर आधारित है। डिलिजेंस का मतलब क्या है, कर्म। डिलिजेंस का मतलब क्या, कर्म आधारित है। हमने बताया था कि गीता क्या है, निष्काम कर्म, निष्कर्म कर्म का सिद्धांत, मतलब हमको कर्म करना है, फल तो उसके अनुरूप मिलेगा ही मिलेगा। ये डिओन्टोलॉजी, ठीक, डिओन्टोलॉजी हम लोग पढ़े थे नॉर्मेटिव एथिक्स में, ठीक, कर्तव्यवादी, ठीक, तो उसी पर आपका आधारित है। तो यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ स्वधर्म की बात कर रहा है। चारों वर्णों के व्यक्तियों का अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना क्या है, स्वधर्म,
मतलब अगर आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो वही आपका क्या है, अपना धर्म है, ठीक है ना, इसके अलावा नहीं। दूसरा क्या है, स्वधर्म शब्द में स्व आशय व्यक्ति परक न होकर के क्या है, वर्ण परक है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, वर्ण परक है। दूसरा क्या है कि धर्म कर्तव्य की ओर संकेत करता है, ठीक है ना, जैसे 4 वर्ण हैं, ठीक, उनके अनुरूप, ठीक, ब्राह्मण काम क्या कर रहा है, वो विद्या दान देने का काम कर रहा है। ब्रह्म का मतलब ही हो गया क्या, ज्ञान, ठीक है ना, तो ब्राह्मण उसी से बना, क्षत्रिय भुजाओं से, ठीक है ना, तो सबको क्या बांट दिया गया है, कर्म के अनुरूप बांट दिया गया है। तो वहां ये कर्म बताया गया है, धर्म कर्तव्य की ओर संकेत करता है। इस प्रकार गीता में स्वधर्म का अर्थ है स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता से है। जो स्वभाव में कर्म है उसके अनुरूप आप चलें, ठीक है ना, क्लियर। गीता में कहा गया है कि अपने धर्म की भली प्रकार और सदिच्छा से किया गया आचरण सर्व स्वधर्म के गुण रहित होने के बावजूद भी दूसरे के धर्म की तुलना में क्या है, अधिक उत्तम है। स्वधर्म के आचरण में मृत्यु भी परम कल्याणकारी है, ठीक है ना। मृत्यु का मतलब हमारे यहाँ क्या समझा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है ना, मतलब हम सभी मोह माया सबसे क्या हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, ठीक, और मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जिसके पास सारा ज्ञान हो जाता है, ठीक। ज्ञान का मतलब यहाँ क्या है कि मस्तिष्क में फैले अंधकार को दूर कर देना, सारे ज्ञान हमको प्राप्त हो गए। जब सारे ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो आपको किसी भी चीज की लालसा नहीं रह जाएगी, आप हर कार्य से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना, परे हो जाओगे, ठीक। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप विवेकानंद का सिद्धांत पढ़ेंगे तो विवेकानंद ने कहा है कि तृष्णा ही सभी दुखों का क्या है, मूल है, ठीक है ना, कारण है, जड़ है, ठीक है ना। तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या, लालच, मोह, इच्छा, ठीक है ना, क्लियर। आप इच्छा करेंगे निश्चित रूप से भाई, इच्छा पूर्ति हुई तो ठीक, नहीं तो दुख का कारण बनेगा, दुख का क्या करेगा, कारण बनेगा। तो ये 2 चीजें हैं, अपेक्षा, आप दूसरों से अपेक्षा ना कीजिए, ठीक है ना। अपेक्षा पूरी हो गई तो सही, नहीं पूरी हो गई, नहीं पूरी हुई तो वो क्या बनेगा, दुख का कारण बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारे यहाँ मृत्यु को भी क्या बताया गया है, कल्याणकारी बताया गया है, ठीक है ना। मृत्यु तभी जब आप सारे मोह माया बंधन कर्म सबसे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी आप में शेष न रह जाए, इच्छा शेष न रह जाए, ठीक। गीता के अनुसार मनुष्य अपने सहज कर्म को चाहे वह उत्तम हो चाहे अधम हो कदापि न त्यागे, ठीक है ना, क्लियर। जो उसका सहज कर्म है, ठीक है ना, वो उसको कभी न त्यागे। कहा गया है श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः, ये मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक, ये सब आइडियोलॉजी है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। गीता के अनुसार स्वधर्म की अवधारणा की प्रासंगिकता एवं महत्व यह है कि अपने अपने अधिकार पर आवश्यकता से अधिक बल देने वाले युग में कर्तव्य के निर्वहन की भूमिका को रेखांकित करता है। गीता का यह सिद्धांत सामाजिक नीति शास्त्र के लिए बहुत उपयोगी है। यह ब्रैडले के माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज से मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए कि अगर ये सब पॉइंट्स आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक है ना, कि कहां से प्रेरित है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट दिया है एम हिरियन्ना के अनुसार गीता स्वधर्म के विचार के द्वारा उन कर्तव्यों का विधान करती है जो समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए। जैसे वास्तव में स्वधर्म की अवधारणा सामाजिक कर्तव्य का प्रतिपादन करती है। ये ऐसे सामाजिक कर्तव्य हैं जिन्हें समाज में एकता लाने और उस एकता को बनाए रखने का साधन समझा गया है। इससे पालन करने का उद्देश्य गीता में दिया गया है। जैसे हिरियन्ना ने अपनी पुस्तक में भारतीय दर्शन की रूपरेखा, इनका जो बुक है वो क्या है, भारतीय दर्शन की रूपरेखा में कहा है कि हमारा युग स्वग्रह का है, स्वनिग्रह का
नहीं, इस बात की बहुत कम संभावना है कि लोग अपने कर्तव्य को छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे, जैसा कि अर्जुन चाहते थे। ठीक है ना, क्लियर? भाई उनका कर्तव्य क्या था? उनका कर्तव्य था, जैसे था क्या कि आपने गीता क्यों कहा गया? गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, श्रीमद् भगवत गीता उसी पर आधारित है। ठीक, अर्जुन क्या थे? मोह माया में पड़ रहे थे। जब उनका मेन क्या था उद्देश्य, जब महाभारत शुरू हुआ तो उन्होंने, जब युद्ध का पहला दिन था, तो उन्होंने अपने स्वजनों को देख करके क्या कर दिया? हथियार डालने का फैसला ले लिया कि हमारे चाचा हैं जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा है, सगे संबंधी ये लोग हैं, ये कितने भी बुरे हैं लेकिन हैं तो मेरे स्वजन। ठीक है ना, ये मोह की बात आ गई। यहाँ क्या आप मोह में पड़े, इच्छा में पड़े, लालसा में पड़े। ठीक, संबंधों को, इसमें आपका कर्तव्य उस जगह क्या था? कर्तव्य जो राजधर्म कहता था, राजत्व सिद्धांत कहता था आपका, वो आपका ये सिद्धांत क्या था कि आप कर्म करिए अपना कर्म। आप युद्ध क्षेत्र में आए हो और आप मोह माया दिखाओगे तो फिर तो जीत चुके आप। ठीक है ना, क्लियर? कहीं ना कहीं आपको उस अराजक तंत्र से मुक्ति चाहिए। ठीक है ना, जो कौरवों ने स्थापित की थी, उस अराजक तत्व को खत्म करके क्या करना था? एक राजक तत्व ले आना था, राजत्व का सिद्धांत स्थापित करना था, राजत्व स्थापित करना था। ठीक है ना, लेकिन उस चीज को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा, और वही उनका कर्म था। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज है। खतरा तो दूसरी ओर है कि लोग अपने अधिकारों को मांगने और उनका उपयोग करने की व्यग्रता में अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। अतः गीता की आवश्यकता आज भी उतनी ही अधिक है जितनी की पहले कभी थी। समय के साथ इसकी प्रासंगिकता में वृद्धि ही इसके महत्ता का द्योतक है। ठीक है ना, क्लियर? मतलब कहने का मतलब क्या? गीता पढ़े नहीं पढ़े, सुने होंगे, गीता में कई चीज सुने होंगे, श्लोक कभी पढ़िए। ठीक, तो हमेशा वो गीता किस पर आधारित है? डिलिजेंस पे आधारित है, कर्म पर आधारित है। ठीक है ना, क्लियर? और हमेशा कर्म के लिए ही आपको प्रेरित करता है, मोह माया त्यागने की बात करता है। ठीक है ना, आत्मा में विश्वास करने की बात करता है। ठीक है ना, क्लियर? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकर, सुने होंगे सारी चीजें। ठीक, चलिए आगे दिया हुआ है कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, क्लियर? निरपेक्ष आदेश, नैतिकता की व्याख्या भावनाओं और अनुभूतियों और बुद्धि को लेकर मतभेद रहे। जैसे नैतिकता की व्याख्या में आप भावनाएं ले लीजिए या अनुभूतियां ले लीजिए या बुद्धि ले लीजिए, हमेशा क्या रहा है? मतभेद रहा है। ठीक, कई लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी आप लोगों ने वो पढ़ा था IQ EQ, उसमें भी कई लोगों को मानना है कि भाई EQ ज़्यादा है, IQ ये है। कई लोग IQ को और परसेंटेज देते हैं, EQ को थोड़ा कम देते हैं। ठीक, तो ओवरऑल मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग किसको लेके चलते हैं? मेजॉरिटी को लेके चलते हैं। कभी भी हम लोग किसी भी रिजल्ट के लिए 100% नहीं हो सकते हैं। आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है, लेकिन जो आज के वर्तमान परिवेश में मेजॉरिटी कह रही है, हमको उसको लेकर के चलना है। तो वही चीज यहाँ है कि अनुभूतियों और बुद्धि को लेकर के हमेशा मतभेद रहते हैं। सुखवाद यानी सुख की भावना, जिसको हम लोगों ने इंग्लिश में कहा था हेडोनिज्म, पढ़े थे ना, हेडोनिज्म। ठीक, क्लियर? सुखवाद, स्वार्थवाद, उपयोगितावाद, याद आ रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो वो सारी चीजें सुख की भावना को नैतिकता का आधार बताता है, जबकि बुद्धिवाद क्या कहता है? बुद्धि के द्वारा बताए गए सद्गुणों और नियमों को नैतिकता का आधार मानता है। ठीक, ये लोग हैं, ठीक, जिन्होंने नैतिकता का आधार किसको माना है? सुख की भावना। आपने चार्वाक सिद्धांत पढ़ा होगा। चार्वाक ये कहते थे कि ऐसा है, जीवन एक बार मिला है, उसे यूटिलाइज कर दो। ठीक है ना, जीवन मिला है, उसे यूटिलाइज करो, सुख पूर्वक जियो, चाहे तुम्हें कर्ज ले कर
घी खाना पड़े, लेकिन घी खाओ, घी का स्वाद लो, ठीक, चाहे इसके लिए तुम्हें दूसरों से कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, ठीक है ना। मतलब अपने सुख में कमी ना लाओ, ये चार्वाक का नियम है। चार्वाक का पढ़े होंगे आप, हिस्ट्री में होगा, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है लोक सेवा आयोग में, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये क्या है, ये सुख की भावना है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन दूसरी तरफ सुकरात हो गए, ठीक है ना, कांट हो गए, एंटिस्थनीज हो गए, ये लोग क्या है कि नैतिकता का आधार किसको माने हैं, मानव बुद्धि के गुणों और नियमों को बताते हैं, ठीक। भाई कांट का वही है, किस पर, कर्म पर आधारित है, कि भाई निरपेक्ष, परिणाम निरपेक्ष की बात करते हैं, ठीक है ना, कर्तव्य आधारित है, ठीक, कि आप कर्म करो, फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ओवरऑल, ठीक, आपको कर्म करते रहना चाहिए, ये कांट का है, ठीक। आगे यही चीज है, एक प्रसिद्ध विचारक ब्रैडले के शब्दों में सुखवाद सुख के लिए सिद्धांत है, जबकि बुद्धिवाद कर्तव्य के लिए सिद्धांत है, ठीक है ना, क्लियर। कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत नैतिकता को मनुष्य की व्यवहारिक बुद्धि के द्वारा एक ऐसा आदेश बताता है जो किसी दूसरे उद्देश्य के सापेक्ष नहीं होता है, ठीक है ना। कांट के अनुसार क्या है, नैतिकता तथ्य न होकर एक आदेश की तरह होता है, ठीक है ना, कि मतलब हमको नियम को फॉलो ही करना है किसी भी सूरत में, ठीक है ना। यहाँ ये है, क्योंकि उसमें बाध्यता होती है। आदेश शब्द से स्पष्ट होता है कि यह मनुष्य को कोई कर्म करने अथवा न करने के लिए क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब आप नैतिकता के हिसाब से चलो, जो आपके नैतिक मूल्य हैं उनको कर्तव्य परायणता में आप ले आओ। आपको निश्चित रूप से अगर हमने क्या बताया था, साधन शुभ होने चाहिए, साध्य कुछ भी हो, साधन क्या होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। अब सत्य की राह पे अगर आप चल रहे हो तो वो साधन कैसा है भाई, शुभ माना जाएगा, और उसके लिए आपको आपकी नैतिकता क्या कर रही है, बाध्य कर रही है, ठीक है ना। आप झूठ बोलोगे, आपको हमेशा लगेगा, आपको गिल्ट फील होगा हमेशा, मतलब आपको हमेशा बाध्य करेगी किसके लिए, सत्य बोलने के लिए। तो वही ओवरऑल चीज है कि यहाँ बाध्य करती है किसी भी चीज को करने अथवा न करने के लिए। कांट का तर्क है कि मनुष्य पूरी तरह से बौद्धिकता से संचालित प्राणी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। और भावनाएं और प्रवृत्तियां भी हैं भाई। कांट यही, कांट का तो मेनली क्या है, परिणाम निरपेक्ष, कर्तव्यवादी, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है, इनका ये कहना है बौद्धिकता जो है, बौद्धिकता का मतलब इस यहाँ आपका किससे मतलब है, कर्तव्य से। यहाँ बौद्धिकता का मतलब किससे है, कर्तव्य से, और सुखवाद सुख से, ठीक। तो बौद्धिकता से संचालित प्राणी नहीं है पूरी तरह, मतलब पूरी तरह कर्तव्य परायण नहीं, यहाँ नहीं है, थोड़ी बहुत इच्छाएं भी उसकी हैं, वही कहा है कि थोड़ी बहुत भावनाएं और प्रवृत्तियां भी हैं, ठीक है ना। इसलिए वह स्वभावतया या सहजता से अपनी बुद्धि से संचालित नहीं हो पाता है, ठीक, क्लियर। जैसे मान लीजिए है क्या कि आप कितने भी ईमानदार हो, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता पड़ रही है, ठीक, आप किसी से बेईमानी नहीं करोगे, लेकिन जहां आपका फायदा हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, हमने यहां बेईमानी की बात नहीं की, हमने क्या कहा, यहां हम किसी की बेईमानी नहीं कर रहे कि चोरी कर ले रहे हैं, डाका डाल ले रहे हैं, नहीं, लेकिन जहां आपको मौका मिल रहा है, ठीक है ना, कि यहां हम ले सकते हैं और किसी का घाटा भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उस जगह आप क्या कर ले रहे हो, ले रहे हो। लेकिन सत्यता क्या कहती है, सत्यता कहती है नहीं, जितना है उतने में ही आप चलो, ये है, दोनों में डिफरेंस, ठीक। यहां क्या है कि सत्यता में क्या है, सत्य निष्ठा है, वहां क्या है, ईमानदारी है। ईमानदारी का मतलब क्या कि भाई आपको काम मिला है, यहां आपने इतना किया, यहां भी मिल रहा है, आप वो भी ले लिए, आप वो भी कर लिए, लेकिन
सत्यनिष्ठा क्या कहती है? सत्यनिष्ठा कहती है कि केवल जो आपका दायरा बना है आप उसी दायरे में रहो, ठीक है ना, क्लियर। और पूरी तरह कर्तव्य परायण बौद्धिकता नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं भावनाएं और प्रवृत्तियां भी हमारी आ जा रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से आगे ये कहा है कि यदि वह पूर्णतया बौद्धिक प्राणी होता तो नैतिक नियमों को उसे बाध्यता पूर्ण आदेश की भांति नहीं लेना होता, ठीक है ना, क्लियर। मतलब बाध्यता पूर्ण करना ही नहीं पड़ता, वो स्वतः ही हो जाती है चीजें। जैसे आपके माँ बाप आपको रोकते कब हैं, बाध्य कब करते हैं किसी चीज के लिए? जब आप डी ट्रैक होते हो, डीरेल होते हो, ठीक, क्लियर। आप डी ट्रैक होते ही नहीं तो क्या बाध्यता पूर्ण व्यवहार होता? नहीं होता। तो बात वही है उसमें, ठीक है ना, क्लियर। अब यहां आ जाते हैं नेक्स्ट। वही चीज दिया हुआ है कि ये इस तरह से डायग्राम वग्राम कुछ बना दीजिएगा तो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। और होता क्या है ना, एक चुनौती होती है जब 8 मिनट में 2 या 2.5 पन्ना आपको लिखना पड़ता है, तो 8 मिनट में 2 या 2.5 पन्ना क्या कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आदमी जनरली क्या करता है, थोड़ा ग्राफिकल भी बनाता है। ये अगर बनाना, अगर आपको तैयार है तो महज ये 1 मिनट में बन के किनारे हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। 1 से 1.5 मिनट लगेगा और आपका आधा पन्ना तो गया ही, उसी को व्याख्या कर दीजिए बढ़िया से, कुछ पॉइंट्स डाल लीजिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप पूरा लिखने ही लगे 2.5 पन्ने नहीं हो पाते हैं जल्दी से, मानते हैं कि नहीं इस चीज को, ठीक, यही है। आगे दिया हुआ है नैतिकता, इसी वजह से मेंस का हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। जब मेंस का लिखित प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो उसमें ये होगा कि आप कितने समय में कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आप सबके लिए बाउंड अपने को कर लीजिए 7 से 8 मिनट किसी प्रश्न को लिखने में हम लगाएंगे, ठीक। एक 8 मिनट एवरेज मान के चलिए, इतना हमको ले चलना है किसी भी आंसर के लिए। और किसी भी आंसर के लिए 2 से 3 पन्ने के बीच, ठीक, मिनिमम आप 2 पन्ना बस लिखो, किसी के बारे में 2 से ज़्यादा न लिखो। तो इतना आप सोच के चलो और प्रैक्टिस करो, निश्चित रूप का से आपकी हैबिट एक अच्छी तैयार हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। बार बार प्रैक्टिस में ले आएंगे, 8 मिनट में 2 पन्ने करने हैं, एनी हाउ किसी भी तरीके से, ठीक। तो आप उसी हिसाब से अपने को क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे, ठीक। एक माइंड सेटअप रहेगा कि जब पेपर आपको मिलेगा तो तुरंत आपके दिमाग में बैठा है 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट, इसी तरीके से हमको करना है, ठीक है ना, क्लियर। इस तरीके से कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है नैतिकता के नियम, आदेश तो हैं लेकिन वे सापेक्ष प्रकार के आदेश न होकर के निरपेक्ष आदेश है। आदेश 2 प्रकार के, एक सापेक्ष सशर्त होते हैं। सापेक्ष आदेश कैसे होते हैं? सशर्त, उनमें कुछ बाध्यता होती है, ठीक, क्योंकि उनका स्वरूप परिणाम सापेक्ष व उद्देश्य पूर्ण होता है, ठीक है ना, क्लियर। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या? शर्त के हिसाब से बाध्यता होगी और जहां बाध्यता होगी वहां परिणाम मिलेगा, वह उद्देश्य की पूर्ति होगी, ठीक है ना। और निरपेक्ष आदेश न तो किसी उद्देश्य की अपेक्षा होती है न ही परिणामों की होती है, ठीक, केवल कर्तव्य परायणता पर आधारित होती है, ठीक है ना। इस वजह से अगर कहा जाए कभी भी आपके मूल्य कौन से अच्छे, सापेक्ष की निरपेक्ष, तो निरपेक्ष हमेशा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं होते हैं, हमें परिणाम की अपेक्षा नहीं होती है, हम परिणाम को उपेक्षित कर देते हैं, कर्तव्य से अपेक्षा रखते हैं, कर्तव्य शुभ होने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। यही सेम चीज आदेश में भी आता है, ठीक, यही चीज है। नैतिक नियम निरपेक्ष है, देख लीजिए, ठीक, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के अनुभव के सापेक्ष नहीं है। नैतिक नियमों की निरपेक्षता यह बताती है कि मनुष्य को इन्हें स्वतः साध्य मानकर सदैव पालन करना चाहिए।
भाई मनुष्य सदैव कौन सा पालन करेगा? जो यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो, वही तो करेगा। इसके अलावा और कुछ करेगा नहीं करेगा। आगे आइए, अब देख लीजिए वही चीज है, नैतिक नियमों की निरपेक्षता, उनकी सार्वभौमिकता, जो हमने कहा वही से चीज आया कि सार्वभौमिकता का विधान करती है। कांट ने सार्वभौमिकता और नैतिकता को जोड़ते हुए कहा कि किसी नियम के अनुसार आचरण न करें जिससे तुम सार्वभौमिक नियम के रूप को स्वीकार न कर सको। भाई सार्वभौमिक नियम क्या है? भाई सत्य बोलना, अहिंसा पालन करना, अस्तेय, भाई जैन धर्म में आपने जो पढ़ा, अपरिग्रह, यूनिवर्सल है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या? दूसरे के वस्तु पर अधिकार न जमाना, ये अपरिग्रह है। अस्तेय, अस्तेय यानी क्या? चोरी न करना, ठीक है ना, क्लियर। सत्य बोलना, अहिंसा, दया भावना, करुणा भावना, ये सारी चीजें क्या है? यूनिवर्सल, ठीक। कोई भी धर्म इसके विरुद्ध नहीं जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। कई धर्मों में विधान है, लेकिन दया के विरोध में नहीं जाएगा, करुणा के विरोध में नहीं जाएगा, सत्य के विरोध में नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। इसी वजह से ये मूल्य कैसे हैं? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी धर्म इसका पालन करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज आगे आइए, ये क्वेश्चन खत्म। अब अगला दिया हुआ है, भारत, आधुनिक भारत में गुरु नानक देव की शिक्षाओं की प्रासंगिकता का विश्लेषण, ठीक है ना। गुरु नानक देव की शिक्षाओं से हमें क्या वो सीख मिलती है, वो विश्लेषण करना है, ठीक। जानिए, जैसे दिया हुआ है, गुरु नानक देव जिन्हें बाबा नानक के नाम से भी जाना जाता था, सिख धर्म के क्या है? संस्थापक और पहले गुरु हैं। 10वें गुरु कौन है? 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें और अंतिम गुरु। यहीं से गुरु प्रथा क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान रखिएगा। इनकी शिक्षाओं में न्यायपूर्णता, ठीक है ना, जस्टिस, समावेशी, समावेशी यानी इंक्लूसिवनेस, ठीक, और सामंजस्यपूर्ण, ठीक है ना, क्लियर। समाज के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक। मतलब क्या? हम न्यायपूर्णता, समावेशिता, समावेशिता का मतलब क्या? सबको विकास, ठीक है ना, सबको साथ लेकर के चलना, ठीक, और सामंजस्य बनाए रखना, समतावादी समाज का निर्माण, ये इनके उसकी प्रासंगिकता है, ठीक। समतावादी, ठीक, कौन कौन से हैं? देखिए, समतावादी में क्या है? उनके नए सामाजिक संज्ञान, जैसे लंगर। समता का मतलब क्या? बराबरी। लंगर व्यवस्था हमको क्या दर्शाती है? जब लंगर चलता था तो सभी धर्मों के लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए भोजन व्यवस्था, ठीक है ना, सुचारू रूप से एक ही जगह। ऐसा नहीं था कि कोई राजा आया तो लंगर व्यवस्था में जमीन पे नहीं बैठेगा, उसके लिए राजगद्दी लग जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक, क्लियर। कि राजा है तो उसको बिल्कुल एकदम सोने की थाली में हम खिलाएंगे और बाकी को हम लोग पत्तल में खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। लंगर में क्या था? सबके लिए समान भोजन, सबके लिए समान व्यवस्था, ठीक है ना, बैठने से लेकर के पीने तक की, ठीक है ना, समान समुचित व्यवस्था। तो यहाँ क्या हो गया? सामूहिक भोजन बनाना और साझा करना। पंगत, पंगत जो था उच्च और निम्न जाति के भेद के बिना भोजन करना, ये भी पंगत कहलाता था। ये क्या कहला रहा था? पंगत। एक तो लंगर हो गया, ये टर्म्स याद रखिएगा, ये टर्म्स पूछे भी जा सकते हैं आपके हिस्ट्री पेपर में, ठीक है ना। लंगर जान ही रहे हैं। पंगत क्या है? पंगत क्या है? उच्च और निम्न जाति के भेद के बिना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, क्लियर, भोजन करना। संगत क्या है? संगत यानी सामूहिक निर्णय लेना। नहीं कहा जाता है संगत का असर आता है? संगत का मतलब क्या? भाई समूह में रहना, ठीक, समूह के हर कार्य में भागीदारी करना, हिस्सेदारी करना, यह संगत कहलाता है। आपकी अच्छी संगत होगी तो भाई अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम होंगे। अगर बुरी संगत होगी तो दुखद परिणाम होंगे, ठीक है ना, क्लियर। एक समतावादी समाज के निर्माण पर जोर देते हैं। आगे दिया है
इन समतावादी विचारों ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को सीधे चुनौती दी। ठीक है ना, क्लियर? जाहिर सी बात है कि अस्पृश्यता यानी क्या? भेदभाव, भाई डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। यहाँ तो छुआछूत, उसको क्या की है? एक चुनौती दी है। और जाति व्यवस्था, ठीक, पंगत में क्या कहा है? निम्न जाति उच्च जाति दोनों एक साथ क्या करें? भोजन करें। संगत क्या कहा है? संगत उच्च जाति निम्न जाति दोनों ग्रुप बनाकर कोई विशेष निर्णय ले। ये क्या हो गया? संगत हो गया। तो यहाँ क्या हो रही है? जाति व्यवस्था, ठीक है ना। और कौन व्यवस्था? अस्पृश्यता, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सब क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ठीक, तो तीन चीज इनका हो गया, लंगर, संगत, पंगत, ठीक है ना, क्लियर? इन चीजों से। और ये किस में आ रहा है? ये समतावादी में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? समता। समता का मतलब क्या? बराबर, बराबरी का। ठीक, आगे आइए। उनके ये सिद्धांत लोगों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिनमें गरीबी और बच्चों में कुपोषण से निपटने और स्वस्थ आदत बनाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए। अब है सामाजिक समरसता का निर्माण। सामाजिक समरसता का मतलब क्या? कि समाज में खुशहाली हो, समरसता हो, ठीक है ना। यानी बाबा नानक के अनुसार सभी मनुष्यों की रचना ईश्वर ने की है तथा सभी जन्म से क्या है? समान है। किसी को उच्च नीच नहीं बनाया है ईश्वर ने। ठीक, गुरु नानक ने समानता की भावना को स्पष्ट करते हुए बताया कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? सामाजिक समरसता हो गया। अभी तक हम लोग समता कर रहे थे तो वहां जाति, अस्पृश्यता, उसकी बात हो रही थी। समरसता में अगर आप कहेंगे तो यहाँ धर्मों की बात हो गई। ठीक है ना, क्लियर? तो हिंदू मुस्लिम में कोई भी भेदभाव नहीं है। उनके लिए न तो कोई देश विदेशी था और न कोई ही व्यक्ति विदेशी था। ठीक है ना, सभी मनुष्य क्या हैं? समान हैं। ठीक, इसके अलावा गुरु नानक देव की शिक्षाओं में क्षमा, ठीक, धैर्य, संयम और दयालुता क्या है? प्रमुख है। भाई किसी भी हाल में आपको क्षमाशील होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? क्षमाशील का मतलब क्या? कोई कुछ भी करे, आपको क्या करना है? क्षमाशील होना है। ठीक है ना। आप किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति रहेगी तो क्या आप सफल हो पाओगे? किसी ने पता चला आपकी मानसिकता भी उसी तरह से क्या हो गई। ठीक, आप किसी भी सार्वभौमिक नीति के लिए नहीं काम कर सकते हो, कोई काम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये क्षमा जो भावना होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? मतलब इस मूल्य का उनमें था। फिर आगे है धैर्य, धैर्य रखना, ठीक है ना, पेशेंस। पेशेंस देखिए, किसी भी कार्य को करने में आपको क्या होना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। आप तैयारी ही कर रहे हैं, अगर पेशेंस की भावना नहीं रहेगी तो आप 2 साल भी नहीं टिकोगे। ठीक भाई, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है आपकी यूपीएससी की परीक्षा, और उसमें पता चले आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट आपने सोचा अब हमसे नहीं हो पाएगा यार, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ से तो ये मेरे लंबाई के बराबर तो किताबें ही हो गई। ठीक, तो ऐसे नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है संयम और दयालुता। ठीक, आज के ये सिद्धांत समाज को सहिष्णु और मानवतावादी बनाने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इस तरह ये सिद्धांत सांप्रदायिक घृणा और भीड़ हत्या जैसे मामलों में प्रभावी ढंग से निपटने में क्या है? सक्षम है। आप जानते ही हैं कि आए दिन क्या हो रहा है? सांप्रदायिक घृणा फैल रही है, हिंसा फैल रही है। ठीक है ना, और इसके अलावा भीड़ हत्या भी हो जा रही है, मॉब लीचिंग जिसको कहा जाता है। मॉब लीचिंग, मॉब लीचिंग का मतलब क्या? भीड़ हत्या। ठीक है ना, क्लियर? जैसे कई आप लोगों ने देखा होगा क्या कि कई लोग एकदम गुटबाजी बनाए रहते हैं। मान लीजिए गो हत्या क्या है? जाहिर सी बात है एक दंडनीय अपराध माना जा सकता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि गो हत्या जो है हमारे धर्म में क्या है भाई? नृशंस अपराध माना जाता है। ठीक, क्योंकि एक समय गोदान बड़ा ही पवित्र कार्य माना जाता था। ठीक है ना, क्लियर? गो का मतलब
गाय का बहुत ही महत्व है। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके गाड़ी के नीचे अचानक से किसी मनसा से नहीं, ठीक, अचानक से कोई गाय आ जाए समथिंग, ठीक, और वहाँ गलती किसकी है? गाय की है उस मामले में। ठीक, कि भाई इधर उधर चरने को निकली और समथिंग कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें क्या है कि कुछ लोग मनोवृत्ति बना करके उस तरह की कि भाई नहीं है, हमको वो काम करना ही करना है हमारे गाय माता की। ठीक, तो जाहिर सी बात है भाई, हम तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में गाय ही नहीं, कई आगे कई लोग आ जाते हैं, पता चला समूह में ही ये नहीं देखा कि गलती किसकी है, किस क्या नहीं है, और फाइनली अपना रिजल्ट क्या कर दिया? सुना दिया किसके थ्रू? मॉब लीचिंग के थ्रू। ठीक है ना, क्लियर? तो ओवरऑल ये चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं ये सिद्धांत, ठीक है ना, क्षमा, ठीक है ना, दया, करुणा, ठीक है ना, ये भावनाएं जो हैं इन घटनाओं को क्या करती हैं? थोड़ा रोकथाम करती हैं, रोक लगाती हैं। ठीक है ना, तो इनका उदाहरण दीजिएगा। ठीक है ना, एक तो पहले आप वो डालिएगा कि कौन कौन से सार्वभौमिक गुण समरसता में आते हैं, और फिर उसके बाद भीड़ हत्या और सांप्रदायिक घृणा जैसे इस पर रोक लगाया जा सकता है या निपटान किया जा सकता है प्रभावी पूर्ण ढंग से। अब है न्यायपूर्ण समाज का निर्माण। ठीक है ना, जैसे असमानता सभी सामाजिक बुराइयों का मूल कारण। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है ना, क्लियर? गुरु नानक देव ने अपने शिष्यों के समक्ष कीर्तन करो और नाम जपो और बंद छको, काम, पूजा और साझेदारी का आदर्श रखा। ठीक है ना, क्लियर? उन्होंने धर्म और अध्यात्म के विचारों को सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में क्या किया? बदला। ठीक, अब आगे दिया हुआ है लैंगिक समानता। जैसे यहाँ क्या क्या है उनकी शिक्षाओं में देख लीजिए। एक है लैंगिक समानता। भाई लैंगिक समानता क्या मतलब? महिला पुरुष समान है। ठीक है ना भाई, उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार है, उनको भी अपने डिसीजन मेकिंग का अधिकार है। ठीक है ना, आज जैसे होता क्या है कि पुरुष किसी भी मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वही लेंगे। ठीक है ना, तो पितृसत्तात्मक समाज हो चुका है। ठीक है ना, क्लियर? तो यहाँ क्या है, उससे थोड़ा सा हटना है और महिला को भी अपने डिसीजंस लेने को लिए क्या करना है? स्वतंत्र करना है, प्रेरित करना है। इससे कई चीजें होती हैं, उनकी पीढ़ियां सुधरती हैं। ठीक है ना, क्या सुधरेंगी? पीढ़ियां सुधरेंगी। पीढ़ियां का मतलब क्या? महिला क्या है, जनरली आपके घर के काम, ठीक है ना, घर को संभालने का काम करती है, जनरली देखा जाए, मोस्टली देखा जाए। ठीक है ना, उसमें क्या है? बाल बच्चे की देखभाल है। ठीक है ना, बाल बच्चे की देखभाल से संबंधी अगर वो डिसीजन सेल्फ लेगी तो निश्चित रूप से अपने बच्चे के हित में ही वो बात करेगी। ठीक है ना, और अगर बच्चे के हित में बात होगी तो कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा जो है निरक्षर रहे और उसका विकास ना हो, शिक्षित ना हो। ठीक है ना, क्लियर? और एक अच्छा नागरिक बने। ठीक है ना, सबका विचार यही रहेगा। ठीक है ना, और अच्छा नागरिक अगर अपने बच्चे को कोई बना रहा है तो निश्चित रूप से आगे देश का भविष्य भी क्या होगा? सुधरेगा। ठीक है ना, क्लियर? तो इसी वजह से आज महिलाओं को जो है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है ना, को लेकर के मतलब समाज को क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा में भी समानता, नौकरी में भी समानता, हर क्षेत्र में समानता का अधिकार डेवलप करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है? कि इनकी शिक्षाओं से आ रहा है लैंगिक समानता। दूसरा है समतावादी समाज, उसमें आपने बताया लंगर, पंगत और संगत। ठीक है ना, तीसरा हमारा क्या है? न्यायपूर्ण समाज, जैसे कर्म, पूजा और साझेदारी का सिद्धांत, और दशबंध की अवधारणा। और दशबंध का मतलब यहाँ ये हो गया कि मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे आप ये कह सकते हो कि
कीर्तन वो सब जो नहीं है विकार तरह के, ठीक है ना, उनको हटाना। फिर आगे हमारा दिया हुआ है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब क्या? क्षमा, धैर्य और संयम। हमने बताया कि इससे मॉब लीचिंग हो गया, मॉब लीचिंग प्रोसेस। मॉब लीचिंग के अलावा आपका क्या भाई, आपका सांप्रदायिक हिंसा, ठीक, वो सब रोका जा सकता है। सभी ईश्वरीय रचना, ठीक, और कोई ऊंच नीच नहीं। ऊंच नीच का मतलब क्या? अस्पृश्यता। आपका आर्टिकल 17, ठीक है ना, आपका आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अस्पृश्यता से, मतलब डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है ना। तो वो सब हमारा इस शिक्षा पर आधारित है। आगे उन्होंने दशबंध की अवधारणा विकसित की। इसके माध्यम से कोई कमाई के 10वें हिस्से को दान में देने की वकालत की। दशबंध, ठीक है ना, क्लियर। मतलब कमाई के 10वें हिस्सा, मतलब आप कुछ ना कुछ किस में लगाओ? दान दक्षिणा में लगाओ, ठीक। जैसे दिया हुआ है कि मान लीजिए आप कमा रहे हो तो थोड़ा अच्छे कार्यों में भी उनको क्या करो। जैसे ट्रस्टी आप देखते हो, ट्रस्टी आजकल इसी कंसेप्ट पे बना है, ठीक है ना, क्लियर, कि कई लोग दान करते हैं। ट्रस्टी तो वैसे गांधी जी का सिद्धांत है कि गांधी जी ने कहा कि ऐसा कि आपके पास ज़्यादा हो, ठीक, आपके पास अगर आपकी आवश्यकता से अधिक चीज़ें हो तो आप अपनी आवश्यकता पूरी करो, और उसके बाद जो लोग हैं, वंचित हैं, उनके में भी क्या करो? दान दक्षिणा करो। सेम चीज़ यहाँ दशबंध है कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप क्या करो? अपने कमाई का 10वां हिस्सा ही सही, लेकिन आप कुछ दो, ठीक है ना। ये चीज़ है दशबंध, ठीक। लैंगिक समानता, गुरु नानक ने अपने ये हमने बताया ही, अभी समझाई दी आपको, ठीक है ना। तो ओवरऑल वो चार्ट बना करके समझाया जा सकता है मेन, ठीक। आगे आइए, समकालीन समाज में बुद्ध की शिक्षाओं में क्या प्रासंगिकता है, ये आप लोगों को उस दिन मैंने बता रखा है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें तो कुछ समझाना नहीं। अगला आइए, ठीक, चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कहा गया? हाँ, निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। पहला है शुभ संकल्प पर इमैनुअल कांट के विचार प्रस्तुत कीजिए। जैसे शुभ संकल्प, नाम से ही आ जाइए, शुभ संकल्प है। संकल्प का मतलब क्या कि हमने कुछ प्रतिज्ञा ली, दृढ़ संकल्पित। मतलब आप संकल्प कब लोगे? संकल्प लोगे अपने को नैतिक आधारों में रखने के लिए, एक दायरे में रखने के लिए। संकल्प ले लिया आदमी तो इसका मतलब क्या? एक दायरा उसका हो गया। मानते हैं? दायरे में आप क्या रखें? दायरे में ये रखें कि हम जो भी सार्वभौमिक, ठीक, निरपेक्ष मूल्य हैं उनको क्या करेंगे? अपनाएंगे। तभी ये हमारा शुभ हमने क्या कहा था कि इमैनुअल कांट ने क्या किया है? कर्तव्यवादी सिद्धांत दिया, कर्तव्य आधारित। साधन हमेशा कैसे होने चाहिए? शुभ होने चाहिए। और साधन शुभ कब होंगे? जब संकल्प हमारा शुभ होगा, ठीक है ना। उसी चीज के लिए इन्होंने कहा है। जैसे आ जाइए, पढ़ लीजिए। विधि की अवधारणा के अनुरूप संकल्प या इच्छा शक्ति कृत्य का संकाय है। जब हम कोई कृत्य करते हैं तो उस कृत्य से हमारी इच्छा की पूर्ति प्रायः हमारे नियंत्रण से क्या होती है? परे होती है, ठीक है ना, क्लियर। इसलिए हमारे कृत्यों की नैतिकता उनके परिणामों पर निर्भर नहीं करती है। डीओंटोलॉजी कर्तव्य आधारित, परिणाम आधारित नहीं, ठीक। यह एक दृढ़ निश्चय है जो व्यक्ति की विशुद्ध चेतना पर क्या है? आधारित है, ठीक। मतलब हम लोग पूर्णतया एकदम शुद्ध रहें, किसी भी ऐसे आचरण की को न करें जो हमारे लिए अपेक्षित न हो, ठीक है ना, क्लियर। यद्यपि हम जो नियंत्रित कर सकते हैं वह कृत्य में निहित संकल्प है, अतः किसी कृत्य की नैतिकता का आकलन इसमें निहित प्रेरणा के संदर्भ में किया जाना चाहिए। कांट के अनुसार केवल एक चीज योग्यता के बिना भी शुभ है, वह है शुभ संकल्प।
वह है क्या? शुभ संकल्प। उदाहरण के लिए यदि मीरा और समर्थ एक ही कृत्य करते, लेकिन मीरा के नियंत्रण से परे की घटनाओं ने भी उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रखा है, तो मीरा भी क्या है? मीरा भी अपनी असफलता के लिए कम प्रशंसनीय नहीं है। हम उन्हें उनके कृत्यों के पीछे के संकल्प के संदर्भ में समान नैतिक आधार पर देखना चाहिए। ठीक, मतलब ये कहने का मतलब है कि मीरा में क्या था कि मीरा में एक लक्ष्य निर्धारित था, ठीक, लेकिन हम मीरा को कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि उनका जो संकल्प था वो क्या था, मतलब शुभ नहीं था। मीरा का लक्ष्य क्या था? शुभ। क्यों भाई? उनको कृष्ण को क्या करना था? अपने आराध्य को प्राप्त करना था, ठीक। उसके लिए उन्होंने जो साधन अपनाए, कहीं से भी देखिए, डिओंटोलॉजी और टीलियोलॉजी में एक अंतर है। अंतर ये है कि डिओंटोलॉजी हमेशा साधन शुभ की बात करता है, परिणाम मिले या ना मिले, ठीक। और टीलियोलॉजी क्या कहता है कि हमारा साधन क्या है? शुभ अशुभ दोनों हो सकता है, लेकिन हमारा परिणाम मिलना चाहिए, ठीक, अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, एंड शुभ हो, ठीक है ना। अंत भला तो सब भला, ठीक, ये कहा गया है। अब यहां आइए, अगर हम मीरा को ले रहे हैं, मीरा ने क्या किया है? लक्ष्य निर्धारण कर रखा है। भाई आप जब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, राह पे चलोगे नहीं, तब तक साधन का प्रयोग ही कैसे करोगे? आप ये बताओ। मीरा ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो चली किस पे? नियम पर चली, ठीक, परिणाम उनका निर्धारित था, ठीक है ना, क्लियर। अब परिणाम मिले ना मिले वो अलग बात है, और परिणाम मिला भी उनको, शुभ मिला, दोनों क्या रहा? शुभ रहा, ठीक। तो ओवरऑल क्या कि यहां उन्हीं चीज को कहा है कि इनको भी प्रशंसनीय माना जाएगा। अब दिया है सर्वोदय, दूसरा क्वेश्चन है सर्वोदय का, कि सर्वोदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये जो एक क्वेश्चन में 3 अलग अलग सब डिवाइड किया हाँ, है, इसको मतलब वर्ड लिमिट में उसमें लिखा रहता है? हाँ, उसमें मार्क्स दिए रहेंगे भाई। मान लीजिए कि अगर आपका ये आ रहा है पीसीएस में 12 नंबर का, ठीक है, पीसीएस में कितने का आ रहा है? 12 नंबर का। भाई 2 ही प्रश्न होते हैं, एक 8 नंबर के, एक 12 नंबर के, ठीक। तो इनको आप 4 4 4 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक है, ठीक है ना। शब्द सीमा? भाई शब्द सीमा उसके लिए 200 वर्ड होते हैं, तो अब 200 वर्ड को आप डिवाइड कर लो तो कितना होगा? 200 वर्ड को आपने डिवाइड किया तो लगभग आप ये समझ लीजिए 6 या 18, एक हिसाब से आप ये समझ लो कितना, हाँ 65 मान के चलो कि 65 शब्द, 60-65 शब्द के भी 60 से 70 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए एक लगभग, ठीक है ना। तो उतना मान के चलिए, ठीक है, उतनी व्याख्या उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक। 200 से कुछ शब्द कम है, 5-7। देखिए कोई काउंट नहीं करता है, एक काउंट कोई नहीं कर पाता है। एग्जामिनर अगर काउंट करने लगेगा तो पता चला कॉपी जो है एक कॉपी चेक करने वो में 2 साल में रिजल्ट आएगा। सर मैक्सिमम पता कैसे चलता है कि ये 200 शब्द होंगे? पेज निर्धारित रहता है, पेज निर्धारित रहेगा। आप देखिएगा जब भी आप मेंस देंगे तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो अमूमन 1.5 पन्ना छूटा रहता है, और लिखा रहता है क्या? 125 वर्ड्स, 1.5 पन्ने छूटे रहते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी वैसी है जिससे कि उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक, तो 2 पन्ने भी छूटे रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, 2 पन्ने भी छूटे रहते हैं, मतलब 150। हाँ। और क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना रहता है जो आप लोग डिग्री कॉलेज में आप लोग क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे हो उस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर दे दिया गया, पेपर तो मिलता है निश्चित रूप से, और कॉपी एकदम ब्लैंक मिल गई,
नहीं, ठीक, मैं उसमें आपको क्या रहता है, साइड पूरा में साइड में मार्जिन हाँ बना रहता है। मार्जिन बना रहेगा, और दूसरी चीज क्या आपका कि क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, यस सर। और आपको अगर 1.5 पन्ना है 2 पन्ना है तो वो दिया रहेगा, स्पष्ट दिया रहेगा, यस। उतने में ही आपको करना है। फिर उसमें न रफ करना है, रफ के लिए पीछे छूटा रहेगा, उसमें आप जो भी कुछ डायग्राम वोग्राम मान लो बनाना चाह रहे हो रफली कि एक बार हम बना के फिर उसको, तो ये सब होगा, लेकिन पेज तो भाई उतना ही छूटा है, उतने में ही। अच्छा, बहुत ज़्यादा रफकारी के लिए भी समय आपको नहीं मिलेगा, सर उठाने भर की भी फुर्सत नहीं होती है। पता चले कि अगर आप कहीं लघु शंका चले गए तो आपका निकटस्थ पड़ोसी आपसे 2 क्वेश्चन आगे हो जाएगा, और कहीं आप दीर्घ शंका पे चले गए तो आप तो सोच लीजिए कि आपका निकटस्थ पड़ोसी बाजी मार चुका है, अब आप मैदान छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसलिए पेपर देने से पहले थोड़ा सुपाच्य भोजन, और भोजन ना लें तो ही अच्छा है, थोड़ा स्नैक्स टाइप चाय पी करके, ठीक है ना, अपने को तरोताज़ा बनाए रखिए, क्योंकि चाय जो है स्टिमुलेंट का कार्य करता है, उत्तेजक का कार्य करता है, ठीक है ना, आप में जोश बढ़ता है। ठीक, अब कई लोग कहेंगे सर चाय पी लेते हैं तो हमें सुस्ती आ जाती है, तो भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये होता है अक्सर। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे कहा है, सर्वोदय शब्द का अभिप्राय है सभी का विकास। महात्मा गांधी ने इसे कहाँ दिया था, रस्किन, जॉन रस्किन की बुक है अनटू द लास्ट, ठीक है ना, तो उसी से ग्रहण किया था। इसमें मूल सिद्धांत 3 है। कितने मूल सिद्धांत हैं? 3। एक क्या, व्यक्ति का हित समष्टि के हित में है। ठीक, व्यक्ति और समष्टि, ठीक है ना, समष्टि यानी समाज, विश्व पूरा माने, ठीक है ना, क्लियर। तो व्यक्ति का हित किसमें है? समष्टि में है। सभी को अपने कार्य से अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार है, ठीक है ना, सभी को अपने कार्य से अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि नीति निर्देशक तत्व BA है, ठीक है ना, और इनके अलावा समानता का अधिकार, ठीक। फिर उसके बाद श्रम निहित जीवन एक सार्थक जीवन है। आप देखते होंगे कि आपके गांधीयन थॉट पर आधारित आपके कई नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना, गांधीयन थॉट पर आधारित। अभी कुछ दिनों पहले क्या, 2015 में जब लास्ट बार लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी लोअर PCS की, तो लोअर PCS में आप समझिए कि आपका एक क्वेश्चन का सेट हुआ करता था, एक मतलब खंड हुआ करता था गांधीयन थॉट का, समझ रहे हैं, शायद 10 से 15 नंबर, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट, लेकिन 10 नंबर का एक सेट रहता था, तो उसमें आपका गांधीयन थॉट पूछा ही जाता था। तो गांधीवादी विचारों से रिलेटेड या गांधी जी के जीवन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको आ जाता था, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसमें कुछ चीज़ें और थी, जैसे पंचायती राज से आपका आता था, कंप्यूटर आता था, UP स्पेशल आता था। अब फिर से आ रहा है, अब सुनने में आ रहा है कि लोअर PCS है जो आने वाला है, जिसका मार्क्स अच्छा होगा वो निश्चित रूप से उसके लिए क्या करेगा, तैयारी करेगा। UP SSC ने इसको शायद कंडक्ट करवाने की सोची है। UP SSC इस बार पेट आप लोग भरे थे कि नहीं भरे थे? पेट भरे थे। मार्क्स कितने आ रहे हैं? कई लोग तो कॉमन कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कई राजनेताओं ने कॉमन कट ऑफ की बात शासन के पास लिख करके भेजा है, ठीक है ना। कार्मिक विभाग भी शासन वहाँ उस तक गया है कि कट ऑफ, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं। अब देखिए क्या होता है। अगर क्लियर ये नहीं कर रहे हैं कि कितने तक होना चाहिए हाँ वैकेंसी के लिए। नहीं, वैकेंसी अब देखिए डिफरेंट चैनल्स, बहुत चैनल्स पर आधारित ना रहिए, लेकिन हाँ ये है कि अच्छी खासी वैकेंसी सुनने में है, ठीक है ना। तो उस आधार पे आपको तैयारी अपनी करती रहनी है, तैयारी करते रहिए बढ़िया से, फिर कभी ना कभी तो वो आएगा ही। और दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ ये है उसमें कि भाई सभी ग्रुप B की नॉन गस्टेड पोस्ट रहेंगी,
ठीक है ना। जैसे अधिशासी अधिकारी है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, ठीक। और फिर आपका असिस्टेंट कंसोलिडेटेड ऑफिसर है, सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है ना। मंडी निरीक्षक भी हो सके सेपरेट हो या उसी के साथ हो, ठीक है ना। फिर मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। तो कई सारी पोस्टें हैं जो आपके लिए हैं। उसमें अब देखिए क्या कट ऑफ रखते हैं, उसी के कट ऑफ के हिसाब से ही आपको क्या करनी रहेगी, तैयारी करनी रहेगी। विल वेट एंड वॉच, यही किया जा सकता है, लेकिन तैयारी पे ध्यान देते रहिए। ये नहीं कि हम लोग जब आ जाए वैकेंसी तब तैयारी करने चल रहे हैं। अभी तो सरकार ने लेखपाल की वैकेंसी निकाली है, ठीक है ना। तो लेखपाल की करते रहिए, ठीक है ना। उसमें सिलेबस भी बड़ा अच्छा दे दिया है कि एकदम सिविल सर्विसेज के ही अनुरूप दिया है। बहुत ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स और अन्य चीज़ों से घबराते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है केवल और केवल आपका शायद डेटा इंटरप्रिटेशन रखा है, डेटा विश्लेषण, ठीक है ना। तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बस 3 से 4 टाइप्स तो हैं, बहुत ज़्यादा तो हैं भी नहीं, ठीक। तो प्रयास करेंगे तो 10 में 10 भी उसमें ले आया जा सकता है। कंप्यूटर है, ज़्यादा पोर्शन है, ठीक है ना। आजकल कंप्यूटर की योग्यता सबके लिए हो गई है अनिवार्य, तो एक हिसाब से वो सब चीज़ें आसानी से गेन किया जा सकता है उन पोर्शंस में नंबर। तो कोशिश करिएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे यही हमारा दिया हुआ है कि 3 सिद्धांत है। पहला क्या, व्यक्ति समष्टि, ठीक। फिर यहाँ क्या है, अपने कार्य से अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार, और श्रम निहित जीवन एक सार्थक जीवन है। तो मतलब ओवरऑल ये तीनों पर आधारित है, ठीक है ना। अब तीसरा एक और था, क्या, आपको यह वह परिवर्तन बनना चाहिए जो आप विश्व में देखना चाहते हैं। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे आधारित है जब मैं आपसे बताया था कि आप उस, ठीक है ना, व्यवहार को दूसरों से अपेक्षित करते हैं, अपेक्षा करते हैं दूसरों से, जो स्वयं आप दूसरों के साथ करना, ठीक, क्लियर। आप उस व्यवहार को करिए जो दूसरे आप से, मतलब, ठीक, आपको ऐसे व्यवहार ही, ठीक है ना, अपेक्षित दूसरों से होते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं, ठीक। दूसरे करें हमारे साथ अच्छा व्यवहार, तो हमने उसके लिए एक उदाहरण बताया था आपको, सम्मान, रिस्पेक्ट, ठीक है ना। कि आप सम्मान की भावना लीजिए, सम्मान गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। जितना ही आप सम्मान दूसरों को देंगे उतना ही सम्मान क्या होगा, मिलेगा, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ देखिए, हल्का फुल्का लाइन बदल देता है, ठीक। क्या है, आपको वह परिवर्तन बनना चाहिए, ठीक, जो आप विश्व में देखना चाहते हैं। मतलब आप उस, ठीक है ना, व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जो आप विश्व में से अपेक्षा करते हैं, वो आपको मतलब व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं, ये किसका सिद्धांत है, कांट का। मतलब कांट आए तो सीधे किस में आ गए, डिओंटोलॉजी में। डिओंटोलॉजी है तो वहाँ हम लोग सार्वभौमिक मूल्यों की बात करेंगे, शुभ साधन रखेंगे और निरपेक्ष मूल्य की बात करेंगे, ठीक। इसमें क्या होगा, परिणाम सापेक्ष ना होकर के कैसा होगा, परिणाम निरपेक्ष होगा, कर्तव्यवादी होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो वही उन्हीं चीजों को करते हुए हम लोग, ठीक। जैसे अभी नहीं आया था शुभ संकल्प, सेम वही चीज है। देखिए यहाँ भी आया शुभ संकल्प, ठीक है ना। मतलब केवल एक चीज योग्यता के बिना भी शुभ है, वह है शुभ संकल्प, ठीक, क्लियर। आ रही है वही सेम चीज उसमें भी समझाया है। अब आ जाइए, यहाँ दिया हुआ है सद्गुण से क्या अभिप्राय, ठीक। प्लेटो ने अपने सद्गुण सिद्धांतों में न्याय के सद्गुण को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना है, ठीक है ना, न्याय के सद्गुण को, ठीक। अब प्लेटो का सिद्धांत आइए पहले, सद्गुण मानव चरित्र की विशेष स्थिति है, वह स्थायी मानसिक प्रवृत्ति है जो विवेकपूर्ण है, ठीक है ना, क्लियर। सद्गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक नैतिक और एक बौद्धिक, ठीक है ना। सद्गुण कैसे, एक नैतिक होंगे और एक कैसे है, बौद्धिक, ठीक।
नैतिक सद्गुण का संबंध भावना से है, ठीक है ना, क्लियर। संवेदनाओं को विवेक के नियंत्रण में रखकर कार्य करना, ठीक है ना, सद्गुण है। अतः इसमें भावना और विवेक क्या है, उसका समन्वय है, ठीक। आप भावनात्मक रूप से और विवेकशील कार्य कर रहे हो, ठीक। नैतिक सद्गुण का संबंध ऐच्छिक कर्म से है, इसका संबंध व्यवहारिक ज्ञान से भी है और क्रियाओं से जुड़े होते हैं ये, और सुख दुख से भी संबंध है। सद्गुणों से युक्त कर्म सुख का सहभागी होता है, इनका ये मानना है कि अगर सद्गुणों से युक्त कार्य कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, सुख प्रदान करने वाला होगा, ठीक। आगे आइए। सद्गुण जीवन में वास्तविक उद्देश्यों की व्याख्या करता है और जीवन के मूल मंतव्य की मीमांसा भी करता है। प्लेटो तथा अरस्तु के अनुसार सद्गुण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता है। हमने बताया था नॉर्मेटिव में 3 बताए थे आपको, एक था हमारा क्या, डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी, और तीसरा वर्चू, सद्गुण, ठीक। 3 नॉर्मेटिव एथिक्स में थे, वही है। आगे दिया हुआ है कि प्लेटो के मौलिक सद्गुण का सिद्धांत मुख्य रूप से सद्गुण संबंधी उसकी संकल्पना पर आधारित है। विवेक ही सद्गुण है और न्याय को उसने मौलिक सद्गुण माना है, ठीक है ना। इससे सभी सद्गुणों की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है, मौलिक सद्गुण, ठीक। विवेक विचारता है, ठीक। अब यहां दिया है आत्मा की 3 शक्तियां हैं, बुद्धि, संकल्प शक्ति और संवेदना शक्ति। बुद्धि हो गया, संकल्प शक्ति और संवेदना शक्ति, ठीक। इन सभी में आत्मनियंत्रण। विवेक विचारता है कि संकल्प विवेक की लड़ाई लड़ता है, विवेक की आज्ञाओं का पालन करता है और साहस जुटाकर विवेक के विचारों को पूरा करता है। कोई भी व्यक्ति साहसिक तभी होगा जब विवेक की आज्ञाओं का पालन करे, ठीक है ना, क्लियर। मतलब हम लोग एक संकल्प के अधीन हैं। संकल्प कैसा, सद्गुण का संकल्प, और ये कैसा होगा, ये न्याय आधारित होगा। कोई भी न्यायपरक बात करेगा और विवेकशील बात करेगा, ठीक है ना, क्लियर। और इसी पर आधारित क्या है, प्लेटो का, इसी को मौलिक सद्गुण कह रहे हैं, ठीक है ना। अतः आत्मनियंत्रण का अर्थ है सुख और वासनाओं में अपने अधीन रखना। जब आत्मा की इन तीनों शक्तियों में सामंजस्य हो तो प्रत्येक अपना कार्य करे और वह व्यक्ति न्यायी हो जाएगा। इस प्रकार न्याय आत्मा की इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य है, इसलिए न्याय सभी सद्गुणों में प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ है। देखिए यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये क्या है भाई, ये आपका ओवरऑल संकल्प है, ठीक है ना। संकल्प किसके लिए भाई, शुभ चीजों के लिए, शुभ संकल्प है, ठीक। ये सद्गुण कहलाते हैं, इनको क्या कहलाया, सद्गुण। सद्गुण में क्या आया, एक साहस आया, श्रेष्ठता आई, संयम आया, न्याय आया, मानवता आया, और क्या आया, विवेक आया, ठीक। विवेक आपको क्या दे रहा है, सीखने से प्रेम, मतलब रचनात्मकता, ठीक है ना, क्रिएटिविटी, ठीक है ना, क्रिएटिविटी दे रहा है। उसके बाद मानवता आपको क्या दे रहा है, प्रेम और दयालुता। न्याय दे रहा है टीम वर्क, टीम वर्क आप करें, नेतृत्व करें और निष्पक्ष रहें, किसी के फेवर में ना बोले, ठीक। संयम क्या है, क्षमा, स्वनियमन। श्रेष्ठता क्या है, कृतज्ञता, आशा और आध्यात्म। और साहस है उत्साह, बहादुरी और अध्यवसाय, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। तो मतलब ओवरऑल ये प्लेटो का सिद्धांत है, इसे एक बार देखिएगा। इसमें मेनली आपको क्या पॉइंट्स ढूंढने हैं, जैसे यहाँ आपको लिख देना है कि इनका जो है वो कार्य कैसा है, न्याय संगत है, ठीक है ना। इनका सिद्धांत किस पर आधारित है, न्याय संगत। क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या सीधे कहा है कि न्याय के सद्गुण, ठीक, न्याय संगत है। दूसरा क्या कि यहाँ जो न्यायिक सद्गुणता है उसमें 2 चीज है, एक हमारा नैतिक और एक बौद्धिक, ठीक है ना। तो नैतिक का हम लोग क्या भावना और विवेक लेकर के चल रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें आ रही हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, दिया है क्या,
भारतीय नैतिक दर्शन परंपरा में परहितवाद क्या है? ठीक है ना, परहितवाद क्या है? लोक सेवाओं में बदलती हुई भूमिका में क्या परहित को लोक हित से जोड़कर देखा जा सकता है? ठीक, इसे देख लीजिए। भारतीय दर्शन में विशेषकर बौद्ध दर्शन में परहितवाद एक गहरी धारणा है। कैसी धारणा है? गहरी धारणा है। यह सभी प्राणियों के लिए सार्वभौमिक करुणा, परोपकार, दयालुता की वकालत करता है। ठीक है ना, हियर तथा क्रूरतापूर्ण पशु बलियों, समाज के कठोर व्यावसायिक वर्गीकरण तथा धार्मिक सिद्धांतवादिता का क्या करता है? घोर विरोध करता है। ठीक है ना, तो ये किस में आ रहा है? ये आपका इसमें परहितवाद। ठीक, क्या परहित को लोक हित से जोड़कर देखा जा सकता है? ठीक, तो ये परहितवाद में, ठीक, एक कहा नहीं गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई। ठीक, मतलब यहाँ क्या है? दूसरे के हित को सर्वोपरि देना। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, जैसे यहां समझिए, यहां दिया हुआ है मनुष्य के साथ सभी जीव जंतुओं के लिए भी क्या? परहितवाद। ठीक, भाई आप मनुष्य हैं तो केवल मनुष्य को ही मानेंगे। ठीक, क्लियर? सामने कोई जंतु जीव जा रहा है, ठीक, इवन आप पर्यावरण, पौधों में भी क्या है? जीवन है। उसको भी काट रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी के जीवन को क्या कर रहे हो? नष्ट कर रहे हो। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से प्रकृति भी आपको जवाब देती रहती है समय पे समय पे। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये सब क्या है? परहितवाद है। ठीक, क्लियर? दूसरे के हित को ध्यान में रखना है। ठीक, और ये बौद्ध दर्शन का क्या है? मुख्य सिद्धांत है। ठीक, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दयालुता, परोपकार की वकालत करना। ठीक है ना, क्लियर? सभी प्राणियों के प्रति। ठीक, आगे आइए। तो ओवरऑल यही चीजें इसमें कहा है। एक बार इस चीज को देखिएगा। परहित का गुण आप जान ही रहे हैं। बाघ हो गया, हाथी हो गया, जैसे अन्य पशुओं को मारकर किए जाने वाले अनैतिक व्यापार जो आजकल समाज में चल रहा है, ठीक है ना, उनके उदाहरण देने हैं। जैसे क्या है? एनिमल ट्रैफिकिंग। ठीक है ना, एनिमल ट्रैफिकिंग हो रहा है। हाथी है, हाथी के दांत को क्या कहते हैं? आइवरी टीथ्स। ठीक है ना, आइवरी कोस्ट आप लोग सुने हैं कि नहीं? ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। 4-5 कोस्ट है अफ्रीका में। एक आइवरी कोस्ट है, एक ग्रेन कोस्ट है, एक स्लेव कोस्ट है, ठीक है ना, एक स्केलेटन कोस्ट है, एक गोल्ड कोस्ट है। 5 कोस्ट हैं और 5 पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे ज्योग्राफी में हैं। ठीक, तो जैसे गोल्ड कोस्ट कौन है? घाना को हम लोग कहते हैं गोल्ड कोस्ट। ठीक, एक है आइवरी कोस्ट डी आइवरी, एक कंट्री है ये। ठीक है ना, तो वहाँ हाथी के दांतों का बड़ा वो है। ठीक है ना, एक है ग्रेन कोस्ट आपका आता है जहाँ कृषि प्रधानता ज़्यादा है। ठीक है ना, जैसे आप स्टार्टिंग में चलोगे तो वहाँ एक कंट्री है ये सिएरा लियोन। ठीक है ना, तो वो हो गया। ठीक, ये आपका फिर इधर आ जाओगे स्लेव कोस्ट। ठीक है ना, बेनिन हो गया, टोंगो हो गया। ठीक, बेनिन, टोंगो, नाइजीरिया। ठीक है ना, ये सब जो आ गया स्लेव कोस्ट में। और सिएरा लियोन और लाइबेरिया ये ग्रेन कोस्ट में चला जाता है। ठीक है ना, आप नीचे के पास चले आओगे जो मकर रेखा जा रही है। मकर रेखा कहाँ से जा रही है? नामीबिया से जा रही है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, क्लियर? तो वो जो जगह है नामीबिया के सामने आपको एक कोस्ट मिलेगा जिसको कहा जाता है स्केलेटन कोस्ट। क्या कहा जाता है? स्केलेटन कोस्ट। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये सारे कोस्ट आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में आते हैं ये सब। ठीक है ना, हाँ, तो ये सब याद होने चाहिए पूरी तरीके से। अब आइए, दिया हुआ है कांट के नीति शास्त्रीय सिद्धांत या कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत की चर्चा की है। ठीक, यहाँ दिया है कांट के नीति शास्त्रीय कर्तव्य सिद्धांत से तात्पर्य है कर्तव्य के लिए कर्तव्य।
ठीक है ना। कर्तव्य के लिए क्या है? कर्तव्य। ठीक, कई बार हम लोग कांट पढ़ चुके। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए। कर्तव्य कर्तव्य सिद्धांत का मतलब क्या? कर्तव्य को कर्म समझकर करना। ठीक है ना, क्लियर। कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझ करके कीजिए, कर्म समझ के कीजिए। और ये किस पर बल दे रहा है? जिस पे हमारा गीता है। गीता भी पूरी इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है ना, क्लियर। ओवरऑल ये क्या है? इच्छा सार्वभौमिक नियम बन जाए। ठीक, तो व्यक्ति एक क्या है? साध्य। व्यक्ति का मतलब क्या? साध्य। साध्य यानी लक्ष्य। व्यक्ति ने कर्तव्य को ही कर्तव्य मान लिया है, वही उसका काम है, कर्तव्य करना। ठीक, क्लियर। तो मानवता सदैव साध्य बनी रहे। मानवता यानी ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी पे तभी आप चलोगे जब आप सार्वभौमिक मूल्यों का पालन कर रहे हो, निरपेक्ष मूल्य आप में समाहित हो। ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए। अब दिया है स्वामी विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य में एक सिविल सेवक के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। भाई ये उनका सिद्धांत था, किसका? दरिद्र नारायण का। एक वेदांत का सिद्धांत है। ठीक है ना, वेदांत। ठीक, तो कई सिद्धांत है। हालांकि दरिद्र नारायण आप जान रहे हो कि ये क्या है? ईश्वर सेवा के समतुल्य बताया है मानव सेवा को। ये दरिद्र नारायण का सिद्धांत है। और विश्व इसमें क्या था कि लोगों की धार्मिक चेतना को जगाया और शिक्षित लोगों का ध्यान दलितों के कष्टों की ओर क्या किया? आकर्षित किया। इसमें ये क्या कहा है दरिद्र नारायण के सिद्धांत में? ठीक है ना, इसमें क्या था सिद्धांत कि यहां कहीं था ना हाईलाइटेड करके, ये तो दरिद्र नारायण तो यही है। ठीक, इसमें अभी हाईलाइटेड करके दिया हुआ था। चलिए, हाँ, ये संप्रेषण क्रांति ने विश्व को वैश्विक गांव बना दिया है। ठीक है ना, वैश्विक गांव बना दिया है। लेकिन इसमें नैतिकता में क्या आई है? गिरावट। ऐसे समय में इनका सिद्धांत जो है आत्मा के संभावित देवत्व की अवधारणा नैतिकता में गिरावट को क्या कर रही है? रोक रही है, तथा मानव के संबंधों में देवत्व की भावना ला रही है, जो सिविल सेवक के आचरण में उपयोगी सिद्ध होगा। देवत्व का सिद्धांत, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर। उसी में ये दिया हुआ है कि इस संबंध में विवेकानंद ने नैतिक शास्त्र के सिद्धांत दिए हैं जो आत्मा की अंतर्भूत सुचिता। ठीक है ना, सुचिता यानी प्रॉबिटी। क्या कहा जाता है? प्रॉबिटी। ठीक है ना, ये भी वो है। और एकात्मकता पर आधारित है। हमें सुचिता युक्त होना चाहिए। सुचिता का मतलब क्या? पवित्रता से रिलेटेड है। सुचिता का मतलब किससे रिलेटेड है? पवित्रता से रिलेटेड है। हमें अपनी सुचिता बनानी चाहिए। ठीक है ना, सुचिता यानी पवित्रता किसी भी चीज के लिए। ठीक, इसी सुचिता के भाव को अपनाकर सिविल सेवक निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब ये सिद्धांत हैं स्वामी विवेकानंद के, जैसे महान राष्ट्रीय परंपरा का बोध करना, फिर धर्म को वास्तविक लोकातीत सभी के लिए समान बनाना। ठीक, संभावित देवत्व की अवधारणा, ये नैतिकता की पुनर्स्थापना के लिए आत्मा की अंतर्गत सूचिता। और फिर हमारा क्या है? पश्चिम मानवतावाद और भारतीय लोकाचार को क्या करना? जोड़ना। ठीक है ना, ये तो शायद मैंने पढ़ाया था। हाँ, वही। ठीक, कुछ क्वेश्चंस रिपीटिशन में आ जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये ट्रस्टीशिप भी बताया था आप लोगों को। ठीक, गांधी जी के 11 प्रतिज्ञाएं भी बताई थी, 11 बॉस। ठीक, बताया था कि नहीं? 11 प्रतिज्ञा। जैसे ये जान लीजिए प्रासंगिकता क्या है गांधी जी की। एक है हमारा क्या? एक है असमानता। ठीक है ना, असमानता को दूर, पर्यावरण अवनयन को रोकना, पर्यावरण का उन्नयन करना, और संसाधनों का दोहन, उसको क्या करना? रोकना। गांधी जी ने इसके लिए क्या कहा था?
कहा यह था कि भाई जो हमारे संसाधन हैं वो बहुत पर्याप्त है, वो मनुष्य की लालच को, आवश्यकता की पूर्ति को तो कर सकते हैं, आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन लालच को खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सब सारी चीजें थी। फिर उसके बाद जो है समाधान क्या था? श्रम की गरिमा, सतत उपभोग, ठीक है ना, सस्टेनेबल कंजम्पशन, ठीक है ना, मतलब भावी पीढ़ियों के लिए भी ऐसा उपयोग करना जिससे हम तो उपयोग करें ही, हमारी भावी आने वाली पीढ़ियां भी क्या करें, उसका उपभोग कर सकें। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन, ठीक है ना। संपत्ति का समान वितरण, ठीक है ना, ये प्राकृतिक संसाधनों का सस्टेनेबल यूज, ठीक। आगे दिया हुआ है, आगे यही सब चीजें हैं, ठीक। इन्हें एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये जो दिया हुआ है CSR, CSR मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये कहा गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार उसके थ्रू एक रूल बनाया गया है क्या कि कोई भी जैसे वो है कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट्स का 2% क्या करे, दान दे, अच्छे कार्यों के लिए लगाए, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, स्कूल बना रहा है, ठीक है ना, ये सब करे, ठीक। फिर कैंपा, कैंपा का मतलब होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है ना, क्लियर। ये किसके लिए है? एफॉरेस्टेशन के लिए है कैंपा फंड, ठीक है ना, क्लियर। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? वनीकरण, फिर से वन लगाए, ठीक है ना, क्लियर। तो वो चीज है। फिर DMF, DMF का मतलब हो जाता है क्या? जिला खनिज फाउंडेशन, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित ट्रस्ट है जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के हित में कार्य कर रही है। तो मतलब ये पहले तो आपने प्रासंगिकता देखी, निवारण या समाधान देखा क्या क्या, और उनसे रिलेटेड मतलब जो कंपनियां या अथॉरिटीज हैं उनको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। एक CSR हो गया, आप ये सब एग्जांपल्स डाल सकते हो, CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा कैंपा फंड, ये फॉरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्टेशन यहाँ क्या, प्रतिपूरक वनीकरण कोष, इसी को कैंपा फंड कह रहे हैं। और ये उच्चतम न्यायालय के आदेश से कब लगाया गया? 2002। ये आपके जनरल स्टडीज से भी संबंधित है कैंपा फंड। कैंपा फंड से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। कई लोग कह रहे हैं कैंपा कोला, ऐसा कुछ नहीं है, पहले चलता था कोका कोला, कैंपा कोला, दुनिया भर के, ठीक है ना। हाँ, तो ओवरऑल ये है, इसे समझिएगा क्या, प्रतिपूरक वनीकरण कोष, मतलब जो वन काटेगा उसके उस पे एक क्या लगाया जाएगा, एक, हाँ ठीक, कि भाई आप उस कोष में क्या करो, कुछ दो। आगे है फिर DMF, ठीक, ये सब सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, ये 11 प्रतिज्ञाएं हैं, ये आप उस दिन पढ़ ही चुके थे, ठीक है ना, क्लियर। और स्वाद, उस दिन आप कोई पूछ रहा था, अस्वाद का मतलब देख लीजिए क्या है। अस्वाद का मतलब यह सत्य के पुजारी की साधना है कि भोजन बस शरीर की आवश्यकता को पूरा करने तथा दूसरों की सेवा के लिए ही क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब हम बिल्कुल, ठीक, क्या कहा गया, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मैंने उस दिन बताया, ठीक है ना, मतलब सादा जीवन उच्च विचार की भावना रहे। ये ना रहे कि रोज सादा जीवन रही नहीं गया तो अब रोज पूरी है, पुलाव है, बर्गर है, पिज्जा है, ठीक, तो उपभोग कर रहे हैं। नहीं, हम उपभोग भी ऐसा कर रहे हैं कि हम अपनी आवश्यकता की केवल क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, ठीक। ऐसा उपभोग, उस उपभोग को क्या कह रहे हैं, सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन वाई हम लोग कह क्यों रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितनी आवश्यकता उतना ही आपने उपभोग किया,
उसके अलावा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी उसमें से क्या रह जाए, शेष रह जाए। ये क्या है, ये अस्वाद कहलाएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो इन सब चीजों को आप लोग जान ही रहे हैं। फिर आज के समाज में क्या महत्व है इसे एक बार देखिएगा, ठीक। मेनली आपको क्या करना है, मेनली उदाहरण जरूर डाल लें कि किन किन जगहों पे इनका उपयोग है, ठीक। अब दिया है शासन और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो एक टॉपिक ही है आप लोगों में जो पूछा जाता है, ठीक है ना, खैर देखेंगे इसको। लेकिन यहाँ दिया है शासन और भ्रष्टाचार पर कौटिल्य के विचार की जांच कीजिए। आज के भारतीय समाज में ये कितने प्रासंगिक हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिलते हैं, ये टोटल के टोटल विश्लेषणात्मक होते हैं। तो जितना ऐसे प्रश्नों को आप लिखेंगे, ठीक है ना, उतना ही अच्छा लिखाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग वो कर लिए, कुछ ही पॉइंट्स हैं, ठीक। जैसे जानिए भाई, इन्होंने क्या किया था, आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी थी। अब कौटिल्य के अनुसार जो है, प्रशासन के सुचारू संचालन में राज्य के अधीन एक सार्वजनिक लोक प्रशासन होना चाहिए। अब प्रशासन का क्या कार्य है भाई, देख लीजिए। प्रशासन का कार्य है सुनिश्चित सार्वजनिक प्रशासन, राजा का हित प्रजा के हित में होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। ये नहीं कि आज के परिवेश के उदाहरण भी डालिए, ठीक है ना, क्लियर। मंत्रियों एवं अधिकारियों में उत्तरदायित्व और जवाबदेही होना चाहिए, जिसको जो कार्य मिला है। जैसे कांट ने कहा था कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के लिए हमारी रुचि होनी चाहिए, हमें काम करने से मतलब है, फल कुछ भी हो, ठीक। तो ओवरऑल क्या कि आपकी किसी भी कार्य के लिए जवाबदेही, उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या, प्रजा के आप सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट लिखा रहता है, सिविल सेवक लिखा रहता है, ठीक है ना, कि ऐसे लिखा रहता है सिविल किंग, ऐसा तो लिखा नहीं रहता है। राजा तो है नहीं, वो क्या बनाया गया है, ठीक, सेवक बनाया गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो प्रजा के सेवक के रूप में कार्य, सेवक का मतलब क्या कि भाई हमेशा खड़े रहना, ठीक। आगे है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए नैतिक मूल्यों पर जोर दिया है कौटिल्य ने, और सख्त दंड का प्रावधान किया है। भाई भ्रष्टाचार तभी रुक सकता है जब आप कब क्या रहे, ये कैसे मिस अनदेखे में सब कर सकता था। हाँ। इसलिए चलिए बस हो गया, ठीक है ना, उसको वो कर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसको ऑफ कर दीजिए।